स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Just started preparing for UPSC. You have probably heard about GS paper 1. But what about CSET? The paper that silently crushes the dream of thousands of aspirants every year. And the shocking part? Most of the people don't even touch it until the last month. So today we are understanding CSET from zero. What is CSET and why people fail in this section? ओके सो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो सीसेट है किसके लिए स्टैंड करता है। सो सीसेट स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, जैसे कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें दो सेक्शन आपके होते हैं। फर्स्ट वन इज जीएस पेपर 1 एंड द सेकंड वन इज जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 इज कॉल्ड सीसेट। ठीक, ये आपका 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। इन सारे 80 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 200 में से सिर्फ आपको 66 मार्क्स जो है आपको लाने होते हैं। दैट इज 33% मार्क्स ओनली। लेकिन इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है कि क्वालिफाइंग है तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। भाई 200 में से 66 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। भाई टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सीसेट का पोर्शन होता है, इस पोर्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे की तैयारियां करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश में होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि आपका पूरा एक लॉजिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल लिखा है, बट रहता नहीं है, लेवल हाई रहता है भाई। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, बार ग्राफ वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और आपके स्किल टेस्ट, यानी कि आपके जो कॉम्प्रीहेंशन के जरिए आप कितना सोच सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता का निर्धारण वहां से किया जाएगा। ओके, आगे चले। अब यहाँ पर वाई सीसेट इज अ ट्रैप फॉर मैनी, मतलब ये एक ट्रैप की तरह क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं, इस जाल में। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, हम तो सोचते हैं कि भाई क्वालिफाइंग इजीली कर लेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे 1-2 हफ्ते आराम से स्कोर कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है ना भाई यूपीएससी की, सीरियसली प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो जिस दिन से प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हो ना भाई, उसी दिन से सीसेट की तैयारी में बैठ जाओ। बेशक 3 महीने का टाइम दो, चलो मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरे साल भर सीसेट पढ़ो, मैं यहाँ पर एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन 3 महीने का लेके चल रही हूँ, लेकिन उसको फिर लग कर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप पढ़े जा रहे हो, सीसेट को बायकॉट करे जा रहे हो, डेली बाद में पढ़ लेंगे। अगर उसको 3 महीने का टाइम दिया है ना, तो फिर 3 महीने उसको लग कर पढ़ो। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, इग्नोर्ड अंटिल द लास्ट मंथ, ये देखो, ये तो पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया। सेकंड वन इज ओवर कॉन्फिडेंस, स्पेशली अमंग इंजीनियरिंग मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको क्या लगता है, मैथ्स अच्छा खासा वेटेज रखता है, हम तो मैथ्स के दम पर पास हो जाएंगे भाई, 33% मार्क्स तो लाने हैं, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे और हम पास हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हर साल वेरी करते हैं। जरूरी नहीं है एक साल 40 आ गए तो अगले साल भी 40 आ जाएंगे, कभी 27 भी हो जाएंगे, वो कभी 30 भी हो जाएंगे, है ना। तो मैथ्स पर डिपेंड होके नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ लिए और आपका हो गया। भाई तीनों को बराबर टाइम देना होगा, रीजनिंग को भी, कॉम्प्रीहेंशन को भी, मैथ्स को भी। ओके, फोकस ओनली ऑन जीएस पेपर 1। वही बात सामने आ रही है बार बार निकल कर कि आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इनको ही एक सब्जेक्ट मानने हैं, जबकि सीसेट भी अपने आप में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको भी सब्जेक्ट मानते हुए चलना है आपको। भाई ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ वही सब्जेक्ट है, आप
क्या ही फायदा, आप इसमें अच्छा स्कोर कर गए, आप इसमें 100 प्लस 130 प्लस स्कोर कर गए, लेकिन सीसेट में अगर आप फेल हो जा रहे हैं, आपका क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है भाई, एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा, एलिमिनेशन के ऊपर, एलिमिनेशन की साइड ले जाएगा आपको एक सीसेट का फेलियर, यानी कि आपका पूरा 1 साल खत्म है ना। फिर अगले साल से फिर वही ABCD। तो इससे अच्छा बेटर ये है आपके लिए ऑप्शन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीसेट क्वालिफाई करें बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ जाकर। ओके, नो मॉक प्रैक्टिस और टाइम बाउंड सॉल्विंग। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कोई भी मॉक प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप डायरेक्ट कहीं से भी रैंडम उठा के उसको पढ़े जा रहे हैं विदाउट टाइम बाउंडेशन के, आप कॉम्प्रीहेंशन है पढ़े जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। भाई एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए सीसेट ट्रेंड ओवर लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ पर लास्ट 5 ईयर में हमने यहाँ सीसेट का ट्रेंड देखा कि किस साल में कैसा एग्जाम आया और यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है उसका ग्राफ कैसे जा रहा है। 2020 की मैं बात करूँ तो मॉडरेट आया था, बैलेंस्ड पेपर था, यानी कि आपका रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन तीनों का पार्ट एकदम बैलेंस्ड सा था। 2021 में आपका पेपर टफ था, रीजनिंग जो थी ट्रिकी पूछी गई थी आपसे, पजल्स वगैरह की, वहां पर आपको जो है पजल्स वगैरह ज़्यादा वेटेज देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक। 2022 की मैं बात करूं तो पेपर टफ आया था, हैवी ऑन मैथ्स, मैथ्स का पोर्शन यहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। 2023 का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा टफ था भाई, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए GS का पेपर अच्छा होने के बावजूद भी, ठीक है। 2024 का पेपर भी लगभग टफ ही आया था, इसमें मैथ्स का वेटेज ज़्यादा था, जो आपके कॉम्प्रीहेंशंस आए थे वो काफ़ी टिपिकल थे, ठीक। आगे की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर टॉप 3 रीजंस व्हाई स्टूडेंट फेल इन सीसेट। सीसेट में भैया फेल काहे को हुए जा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेट प्रिपरेशन। सो के याद आता है भाई सीसेट में पढ़ना है, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले उड़ा देंगे, सीसेट है ही क्या, कॉम्प्रीहेंशन है, देखेंगे क्वेश्चन के आंसर मार देंगे, है ना। रीजनिंग तो आसान होती है, कर ही लेंगे भाई, रीजनिंग आसान होती है, लेकिन कब तक, जब तक आपको अप्रोच पता है। अगर आप अप्रोच नहीं जानते क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने की, तो भाई उलझ के रह जाओगे, टाइम लगा दोगे। जो क्वेश्चन चुटकियों में होता है, मिनटों में होता है, उसको आप घंटों में हल कर पाओगे। इसलिए बेस्ट अप्रोच और बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट, इग्नोरिंग कॉम्प्रीहेंशन सेशन, रिलाइंग ओनली ऑन मैथ्स और रीजनिंग स्किल्स। इन दोनों को मिक्स करके इसका एक निचोड़ देती हूँ। कुछ लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो सोचते हैं कि हम कॉम्प्रीहेंशन के जरिए ही अपना क्या कर लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो सोचते हैं हम तो भाई मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट, फिर भी चलो इस पार्ट का मैं मानती हूँ, दोनों पार्ट आप मिलाकर करोगे काफ़ी हद तक स्कोर अपना खींच लोगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपने 100% एक्यूरेसी से करके आए हो वहाँ। दूसरी बात ये, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं टाइम टेकिंग, रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आप स्कोर कर लोगे। अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको सही अप्रोच पता है, तो रीजनिंग के आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। बट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा अब हार्ड लेवल आने लगा है, तो इसको ऐसे हल्के में मत लेना कि हम सिर्फ मैथ्स पर बेस होकर जाएंगे, रीजनिंग पर बेस होकर जाएंगे तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। भाई आपको कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स को भी और रीजनिंग को भी, तीनों को बराबर टाइम देते हुए चलना, ठीक। आगे चलो, अब स्टेप बाय स्टेप हम सीसेट स्ट्रेटजी समझते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, अटेम्प्ट 1 फुल सीसेट मॉक टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज। हमें क्या करना है कि हमें पूरा एक सीसेट मॉक जो है पूरा अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो वीक एरिया है वो कौन सा है, हम लोग कहाँ पर मात खा रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें हम और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक। स्टेप 2 आपको गिवन है कॉम्प्रीहेंशन, डेली आपको 2-3 पैसेजेस पढ़ने, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उनके बिहाफ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, रीजनिंग में पजल्स, स्टेटमेंट्स और डायरेक्शंस के क्वेश्चन, इनके अलावा भी भाई बहुत सारे टॉपिक है, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड से आ जाएगा, डाइस से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक लिमिटेड जो है आपका सिलेबस दिया है, बट
काफ़ी सारा सिलेबस आपका ब्रॉड है। मैथ्स में देखो, मैथ्स में कह रहा है कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, स्पीड टाइम। इसके अलावा अगर मैं 2024 की बात करूं तो वहाँ अलजेब्रा का भी पोर्शन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सभी पोर्शन आपको अपने अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो चीज़ इजी है वहाँ से शुरुआत करेंगे। और अब सीसेट की क्लासेस भी आपकी डेली, मतलब डेली नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पर आपको मिलने लगेंगी, तो वहाँ से आप अपनी क्लासेस से कवर करके आगे का अपना फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए? फुल लेंथ मॉक वीकली, प्रैक्टिस विद टाइमर। आपको हफ्ते में कम से कम एक पूरा मॉक, जो 80 क्वेश्चन का जो पूरा एक मॉक है, वो आपको लगाना है वीकली। और साथ में क्या भाई, टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक लगा रहे हो तो पूरा टाइमर के साथ, जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठ के मॉक देते हो उस तरीके से। बल्कि मैं तो ये कहूंगी भाई, एग्जाम सेंटर में आपके ऊपर क्या प्रेशर रहता है? पहले पार्ट 1 जीएस पेपर 1 होता है आपका, देन आपका सीसेट होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप घर पे भी बैठकर मॉक लगा रहे हो तो बिल्कुल उसी फ्लो में लगाइए। पहले जीएस पेपर 1, देन आप लोग जाइए अपने सीसेट वाले पार्ट पे। ठीक है, घर पे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे आपको एग्जाम सेंटर में करना है। ठीक, आगे देखो, अब यहाँ पर आपको जब आप मॉक लगाओगे ना, उसके बाद खुद को एनालाइज करना है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक एरिया है। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसमें ज्यादा टाइम जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है तो प्लीज आप एग्जाम में उनमें टाइम वेस्ट ना करें। कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढें जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक अप्रोच हो, शॉर्ट अप्रोच हो, जिसको विद इन टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइम आपने अपना बंटवारा किया है समय का, उस समय के अंतर्गत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, आगे बोला गया है विच वर इजी बट स्किप्ड। अब ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते तो बहुत आसान है, बट वो इतने ट्रिकी लगते हैं कि आप उनको स्किप कर देते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं कि जो इजी तो हैं बट आपने स्किप कर दिए हैं, तो उनको स्किप नहीं करना है। आगे कह रहा है एक्यूरेसी वर्सेज स्पीड चेक, यानी कि आपने स्पीड से तो टेस्ट दे लिया, मॉक टेस्ट, बट एक्यूरेसी कितनी आई, यानी कि एक्यूरेसी और स्पीड का एक पर्टिकुलर रेशो आपको बिठा के चलना है कि अगर आप स्पीड में चल रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टिक मार के निकल जा रहे हो कुछ भी। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलिए आप फाइनल डूज एंड डोंट्स टू डू। डूज क्या है? स्टार्ट अर्ली 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि कम से कम 3 महीना तो भाई सीसेट को दे ही दो। कुछ नहीं दे रहे तो 3 महीना तो दे ही दो भाई, प्लीज़। आपके लिए है ये, मेरे लिए नहीं है। ठीक, अब देखो, गिव 1 आवर डेली टू सीसेट। अब आप अगर 3 महीने पढ़ रहे हो ना, तो फिर उसको कंसिस्टेंट होके 1 घंटा डेली देना है। 1 घंटा रीजनिंग पढ़ा दो, 1 घंटा मैथ पढ़ लो, 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन। या फिर आप सब्जेक्ट वाइज जाना चाह रहे हैं, पहले आप चाह रहे हैं रीजनिंग का पार्ट खत्म करें, तो 1-1 घंटा पढ़ के पहले रीजनिंग निपटा लो, देन मैथ्स पे जाओ, देन कॉम्प्रिहेंशन। मैं तो यूं कहूंगी कि आप रीजनिंग के साथ में कॉम्प्रिहेंशन रखो, मैथ्स के साथ में कॉम्प्रिहेंशन डेली करो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक, आगे कह रहा है रेगुलरली सॉल्व पीवाईक्यूज। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। अब डोंट्स क्या है? रिलाई ओनली ऑन मैथ्स, स्किप कॉम्प्रिहेंशन, वेट टिल द लास्ट मंथ। यानी कि अगर आपका सीसेट का एग्जाम है, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आखिरी महीने तक के लिए ना बैठे रहो कि जब लास्ट मंथ आ जाएगा जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा ना करो भाई, 3 महीने पहले से तैयारी शुरू करो। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर रिलाई करके मत जाओ कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग है तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रांग एरिया बनाओ, उनको भी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को स्किप मत करो पूरी तरीके से। ठीक है, डेली एक, या तो देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ, हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू का आप एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ो, उसको एनालिसिस करो, वहाँ से आपकी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में और एनालिसिस करने में। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर फाइनल मैसेज है आप लोगों का कि रिस्पेक्ट द पेपर। सबसे पहले तो पेपर को लाइटली लेना बंद कर दो भाई। जिन ने लाइटली लिया है वो भाई औंधे मुंह गिरे हैं।
भाई जो ग्राफ इस बार गिर के आया ना सीसेट का 2023 और 24 में, बहुत ही खतरनाक था। तो यहाँ पर से आप सीसेट को एक सब्जेक्ट के रूप में मानना शुरू करो, क्योंकि जब तक सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा नहीं फायदा है तुम्हारे 150 नंबर लाने का भाई। जीएस पेपर 1 में कोई मतलब नहीं रह जाता, डिस्क्वालीफाई, एलिमिनेट हो जाओगे भाई, सीधा एलिमिनेशन की ओर धकेल दिए जाओगे अगर सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो तो। दूसरा देखो क्या कह रहा है भाई, प्रैक्टिस स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। आपको प्रैक्टिस स्मार्टली करनी है, ऐसे कुछ भी कहीं से उठा के नहीं पढ़ लेना है। रेलेवेंट कंटेंट जो आपसे आपको पहले यूपीएससी का पैटर्न समझना है। वो कैसे समझ आएगा? प्रीवियस ईयर PYQs से। तो PYQs लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं के बेस पर कि किन किन टाइप्स के क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स से बनते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से पढ़ो भाई, है ना। कहीं से कुछ भी इतना सारा आप रैश इकट्ठा कर ले रहे हो, वो आपका एग्जाम रेलेवेंट ही नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब उस पढ़ाई का। आगे कह रहा है 1 आवर डेली सक्सेस, यानी कि सीसेट को डेली 1 घंटा दो भाई। शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आपको बताया कि सीसेट को डेली 1 घंटा आपको देना है, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। स्ट्रेटजी अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, पूरी हेल्प की जाएगी आपके स्ट्रेटजी से लेकर कंटेंट तक। ठीक है, आपका टारगेट जो है उसको पूरा करने में पूरी आपकी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आरंभ स्टडी IQ एंड प्लीज लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।